जिम्मेदार है। और तो और हुड्डा पर अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट को न लागू करवा पाने का आरोप भी ओम प्रकाश धनखड़ ने लगाया है। हमने जो हरियाणा सरकार की तरफ से सिफारिश भेजी है वो प्रॉफिटेबल प्राइस की भेजी है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने कभी भी प्रॉफिटेबल प्राइस की सिफारिश नहीं भेजी थी और केवल सिफारिश नहीं भेजी है, कृषि मंत्री जी से मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की है और मेरे मुख्यमंत्री और हम सब इस बात के लिए कंसर्न है कि जो हमारा विचार है उस विचार को सने सने जितना जितना बजट अवेलेबल हो उस हिसाब से आगे बढ़े। किसानों की स्थिति को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। हर कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो किसान हितैषी है और किसानों के लिए हर वक्त खड़े रहने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हरियाणा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत में नारा दिया था, एक बार फिर रोहतक में भी इसे दोहरा दिया। हुड्डा ने कहा है कि किसानों को मौजूदा हाल से उभारने के लिए इस मुहिम की जरूरत है। किसान की समस्या में है, बेटी बचाओ अभियान के साथ साथ देश में और खासतौर पर हरियाणा में किसान बचाओ अभियान चला रहे हैं। तो एक दूसरे पर वार पलटवार लगातार जारी है। जहां पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों की हालत ठीक नहीं है, उनके लिए भी मुहिम चलाने की जरूरत है। उस पर ओपी धनखड़ ने कहा कि हुड्डा ने 10 साल में क्या किया वो बताएं। वो हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट भी पेश नहीं कर पाए। उन्होंने किसानों के लिए क्या किया 10 साल में, उन्होंने ये जवाब दिया। और आज फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत वाला फिर वही नारा दोहरा दिया कि किसानों के लिए एक मुहिम चलाने की जरूरत है। उन्होंने नरेंद्र मोदी ने जो मुहिम शुरू की है बेटी बचाओ, उसका जिक्र करते हुए कहा कि मुहिम बहुत अच्छी है, लेकिन किसानों के लिए भी कुछ इसी तरह की मुहिम होनी चाहिए। बिल्कुल, और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे ही सलाह मशवरा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं रण सिंह मान जी, प्रवक्ता कांग्रेस से और काफी सीनियर लीडर भी हैं। धर्मवीर मिर्जापुर जी हैं जो कि बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश महासचिव भी हैं किसान मोर्चा के। साथ साथ प्रीत सिंह हैं, किसान नेता रोहतक से। आप सभी का बहुत स्वागत है। यहां पर धर्मवीर जी, सबसे पहले आपसे हम सवाल लेना चाहेंगे कि जो कि कृषि मंत्री ने कहा कि पहले पूर्व मुख्यमंत्री बताए कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया पिछले 10 सालों में। जी, जब आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब किसान आंदोलन चलाने की बात करते हैं, किसान बचाओ की बात करते हैं, तो पिछले 10 साल में उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? केवल उनकी भूमि अधिग्रहण करने का काम किया, बड़ी बड़ी कंपनियों को उनसे जमीन छीनकर बीच में दलाली खाने का काम किया, और जहां रेट दिलाने की बात है तो वो रेट जो स्वामीनाथन रिपोर्ट थी उसको लागू करवाने का काम भी वो नहीं कर सके। और जहां तक उन्होंने अपने नाम पर एक कमेटी बनाई थी, हुड्डा कमेटी, उसकी रिपोर्ट भी लागू नहीं करवा पाए थे। तो उन्होंने उस सरकार में क्या किया, पहले वो बताएं। ठीक है, रण सिंह मान साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों की हालत ठीक नहीं है सूबे में, लेकिन उसके जवाब में ओपी धनखड़ ने भी कह दिया कि कांग्रेस ही जिम्मेदार है किसानों की हालत के लिए। नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है और पूरा हरियाणा जानता है कि जो कांग्रेस की सरकार ने 2005 से 2014 तक जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं, सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए था कि किया क्या नहीं, कोई कसर छोड़ी नहीं। किसान को कर्ज मुक्त करने के लिए प्रदेश सरकार के बूते की जो भी बात थी वो सब की गई जी। और आप यदि मैं इसको गिनाने लगूं तो एक लंबी फहरिस्त बनेगी। जहां तक मैं स्वामीनाथन आयोग की बात है, और जिस एक कमेटी बनी थी सेंटर में जिसके अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, तो वो कमेटी जब प्रस्तुत की गई तो तब तक चुनाव नजदीक आ गए और अब फैसला तो बीजेपी सरकार है केंद्र में, उनको यहां सरकार है वो लागू करें ना, वो बहुत साइकिल मार्च निकालते थे। लेकिन जहां तक प्रदेश सरकार में रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कर गए, वो शायद ही किसी प्रदेश की सरकार ने किसानों के हित में काम किया हो। हमारे कोई घोषणा पत्र में भी शामिल नहीं था, तो भी इन लोग बीजेपी की सरकार थी और ये लोग जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, वो भी जानते हैं। ये किसानों को अंधेरे कुएं में धकेल करके 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल बकाया थे और ये सब उकसाने वाले लोग थे।
लेकिन जब सत्ता में आए तो ये सारी बातें भूल गए। वो बिल माफ आकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए। उसके बाद में आज बिजली के जितनी जो दर है कृषि क्षेत्र में, वो शायद ही किसी प्रदेश में इतनी दरें नीचे पे हों। 10 पैसे प्रति यूनिट खेतीबाड़ी के लिए बिजली दी जा रही है हरियाणा में जी। और जो फ्लैट रेट ऑप्ट कर रहे हैं उनको जो है वो केवल 15 रुपए पर बीएचपी के हिसाब से ले रहे हैं, जो लगभग सभी प्रदेशों से और खास के भाजपा शासित जितने भी प्रदेश हैं उनमें सबसे नीची दरें हैं। और किसान को कर्ज मुक्त रखने के लिए चाहे बासमती चावल की बात हो, धान की बात हो, कपास की बात हो, पॉपुलर जो उत्तर हरियाणा में जिसको एक तरह से नकदी फसली के रूप में किसान तैयार करता है, उसके भाव का सवाल हो, सबके भाव किसानों को इतने ज्यादा मिले और लगातार बिजली की यदि कोई फॉल्ट आ गया हो टेक्निकल तो बात अलग है, निरंतर सप्लाई बिजली की उनको पर्याप्त मात्रा में मिलती रही, किसान बेहद खुश था। उनकी जमीनें औने पौने दामों में 2-2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ से ली जाती थी। केवल 2 जोन थे, पहले वो फिर 3 बनाए, हुड्डा सरकार ने फिर 5 बनाए और 6 जोन बना करके मिनिमम 21 लाख से लेकर के और 72 लाख प्रति एकड़ तक का मुआवजा तय किया। और यही नहीं, और जो रिहायशी वो यदि कोई बस्ती के लिए जमीन ली जानी है उसके लिए कानून बन गया कि वहां पे किसान को जो है वहां एक प्लॉट मिलेगा और इसी तरह एचएसआईडीसी में मिलेगा तो वहां भी उसको प्लॉट मिलेगा। कॉमर्शियल प्लॉट यदि होगा तो उसमें भी उसका हिस्सा होगा और रॉयल्टी के रूप में किसान को यदि रिहायशी के बस्ती के लिए ली गई है तो उसको 33,000 रुपए और सालाना 750 रुपए बढ़ोतरी के हिसाब से उसको रॉयल्टी मिलेगी। और यदि वो औद्योगिक क्षेत्र के लिए लिया है, एचएसआईडीसी वगैरह ने लिया है, तो वहां पे जो है 42,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रति वर्ष उसको रॉयल्टी मिलेगी। 1,500 रुपए उसमें सालाना बढ़ोतरी होगी। तो और किसानों को जब सरकार ने टेक ओवर किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, तो 11% ब्याज था और उन्होंने और यूपीए सरकार ने मिलाकर के 4% ब्याज कर दिया। तो किसानों को यदि हरियाणा सरकार ने अपने बूते पे यदि किसान खेत में काम करता हुआ आकस्मिक मौत का शिकार हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो 5 लाख रुपए उसको मुआवजा तय किया। और यदि मजदूर है या कोई बटाईदार है या कोई हिस्सेदार है खेत में काम करते हुए उसकी मौत होगी, उसको भी 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो कितनी ही ऐसी स्कीमें हैं जिससे किसान एक तरह से तनाव मुक्त होकर के अपनी खेती में लगा था, खुशहाली की ओर बढ़ रहा था कि ऐसी सरकार आ गई जिसने रुला दिया किसान को। पहले भाव में जो कीमतें थी खरीफ फसल की उनके भाव में। ठीक है, मान साहब आपके पास लौटते हैं, आपने काफी बातें जो जिक्र किया उनका जवाब लेंगे हम धर्मवीर मिर्जापुर साहब से। फिलहाल गुरमीत जी का रुख मैं करना चाहूंगी। गुरमीत जी, जिस तरह से किसानों का मुद्दा है बार बार उठता रहता है, जो पक्ष है विपक्ष है वो एक दूसरे पर बयानबाजी करते हैं, वार पलटवार करते हैं, लेकिन कहीं से लगता है कि किसी को किसानों की चिंता है। जी, थोड़ी सी मुझे आपकी आवाज कट के आ रही थी तो मुझे आपका प्रश्न पूरा तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन जितना सुनाई दिया, देखिए अब ये तो हर सरकार अपनी बहुत बड़ी बड़ी किताबें छापती है, पूरी लिस्ट छापती है, हर साल का जब लेखा जोखा निकालती है तब भी उसको करती है। आपको पता है कि जब एड कैंपेन चली थी वो भी बहुत बड़े स्तर पे चली थी जो पिछली सरकार के द्वारा, और ऐसा तो नहीं है कि जो मान साहब कह रहे थे वो सारा कुछ उसमें से ना हुआ हो। लेकिन किसानों के नाम पे राजनीति इस देश में और खासतौर पर हरियाणा जैसे प्रदेश में कोई नई नहीं है। हमेशा से किसानों की बात की जाती रही है, लेकिन इस तमाम सूची के बावजूद, इन तमाम कामों की सूची के बावजूद, अगर आप ये कहें कि किसान बहुत सुखद स्थिति में है या वो बहुत निश्चिंत है या उसके सामने जो संकट है, जहां कई बार ये कहा जाता है कि उसकी लागत भी नहीं निकलती आज खेती से, और जहां ये इसकी वजह से बहुत से लोग छोड़ के शहरों में नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए जाते हैं गांव से, ये भी एक तस्वीर का दूसरा पक्ष है। इन तमाम, अब ऐसे तो यूपीए सरकार ने भी, चिदम्बरम साहब ने भी अपने बजट में आने के बाद जो है वो कर्ज माफी की घोषणा की थी और उन्होंने भी बहुत सी योजनाएं बनाई थी। लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि अभी भी अगर हम ये कहें कि जो हमारे देश की बैकबोन है, या जो हम ये कहते हैं कि जी वो हमारे अन्नदाता हैं, किसान हैं, जो हरियाणा और पंजाब दोनों में अगर आप बात करें या किसी भी प्रदेश में अगर आप राजनीति से हटके भी बात करें, तो वो कोई बहुत सुखद स्थिति में तो नहीं है। इतना अगर गांव का जीवन आसान होता, इतना अगर सुखद होता ये व्यवसाय, इतना मुनाफे का व्यवसाय होता,
तो फिर शहरों की ओर पलायन और फिर किसानों की आत्महत्या की खबरें और फिर और तमाम चीजें ना आती। तो ये सब एक सच्चाई है कि तमाम गुरमीत जी आपके पास भी हम लौटेंगे। यहाँ पर धर्मवीर मिर्जापुर जी, आपके लिए एक सवाल आ रहा है, वो ये कि यूरिया के लिए मारामारी देखी गई, किसान सड़कों पर उतर आया, खुदकुशी करने की बात कहता नजर आया। उसके अलावा जीरी के दामों को लेकर क्या हुआ वो देखा, मौसम का मिजाज बदला, सरकार से मदद की गुहार लगाई जाती है, सुनवाई नहीं होती। तो एक विपक्ष क्यों नहीं ये सवाल उठाएगा कि किसानों की स्थिति बेहतर नहीं है? देखिए, जहां यूरिया की बात है तो वो पिछले साल की बजाय, जहां पिछले साल इस सीजन में कांग्रेस सरकार की जब सरकार थी पार्टी की हरियाणा प्रदेश में, तो 5,05,000 मीट्रिक टन जो यूरिया उस सीजन में किसानों को दिया गया था जी। और इस बार 7.25 लाख मीट्रिक टन के आसपास जो यूरिया है वो प्रदेश में आ गया है। और खासकर इस बार जो किसानों को थोड़ा दिक्कत आ रही है, एक तो मौसम के कारण कि इस बार धुंध ज्यादा पड़ी है और धुंध के कारण जो फसल का पीलापन खत्म नहीं हो रहा, उसकी वजह से खाद भी ज्यादा डाल रहे हैं और बरसात बार बार होने की वजह से वो कहीं ना कहीं थोड़ा सप्लाई में असंतुलन की बात है, लेकिन खाद की प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। इसका जवाब तो फिर हम जीरी के रेट की बात है तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर बात पूरी कीजिए अपनी। हाँ, जहां जीरी के रेट, बासमती के रेट की ये दुहाई देते हैं मेरे मित्र मान साहब कि हमने जीरी का बासमती का रेट इतना दिया, तो वो तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के ऊपर है। 2 साल पहले जब जीरी यहां 1500 और 1700 रुपए पीटी थी, उस समय इन्होंने वो रेट क्यों नहीं दिलवा दिया? और इस बार क्योंकि बाहर मार्केट डिमांड नहीं आई अरब कंट्रीज से, तो उसकी वजह से वो मार्केट जो इस बार जो रेट है वो कम मिला। तो इसमें जो प्रदेश की जो सरकार है उसका कोई हाथ नहीं है। फिर तो ये रियलिटी किसान नेता ही हमें बताएंगे। प्रीत सिंह जी, अब माफ कीजिए आपको थोड़ा सा इंतजार करवाया, दोनों पार्टियों की बातों को आप सुन रहे हैं, हकीकत क्या है, किसान क्या महसूस कर रहा है, ये आप हमें बखूबी बताएंगे। हकीकत ये है कि दोनों ही जो सरकार हैं ये किसान की बदहाली के लिए जिम्मेवार हैं। और दुर्भाग्य है हरियाणा का, आज जहां यूरिया के खाद का कट्टा जाना चाहिए वहां किसान की लाश जाने लग रही है। 2 दिन पहले यमुनानगर में दो दिन से लाइन में लग रहा है एक जवान किसान, उसके यूरिया की जगह उसकी लाश गई है उसके घर में, उसकी हालत देखो। वैसे ही धनखड़ साहब भी कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बनावटी बात है। महिला तो चाकी चूल्हे का काम करती थी, सुबह 4-4, 5-5 बजे लाइन में लगती है, 2-2 दिन तक लाइन में लगी रहती है, खाद नसीब नहीं हो रहा किसानों को। और जहां तक बात है इनकी किसान देसी की, दोनों सरकार जिम्मेवार है। पिछले साल किसानों का अप्रैल मई में आंदोलन था गेहूं के बोनस की मांग को लेके। किसान सभा और किसान यूनियन के नेतृत्व में किसान गए थे मांगने के लिए कि हमें बोनस दिया जाए। इन्होंने जेला में ठोके, किसान बसा में भर जेला में ठोके, 4 जेल भर दी किसानों ने। इन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया पिछली सरकार ने भी बोनस के नाम पे। दूसरी बात यह है कि जो धनखड़ साहब है इनने कई बार गिरफ्तारी भी दी, साइकिल मार्च भी करा कि भाई कांग्रेस सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर रही। और उन्होंने ये कहा कि सेंटर में जो हमारी सरकार आ गई पहला काम करेंगे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। बनते ही इन्होंने राज्यों को चिट्ठी डाल दी, कोई भी जो सरकार गेहूं पे और धान पे बोनस नहीं देगी, बोनस जो घोषणा करी तो उसका जो है ना अनाज नहीं खरीदेंगी सरकारी कंपनियां। कल कामर उजाला उठा के देख लो, एफसीआई का इन्होंने कह ला दी, 8-10 जो राज्य हैं उनमें एफसीआई खरीद नहीं करेगी। आगे हमें खतरा इस बात का है किसानों को कि गेहूं की भी खरीद नहीं हुई तो धान की तरह गेहूं की भी पिटाई होगी, किसान आत्महत्या करेगा। ये झूठे लारे लप्पे दे रहे हैं, दोनों ही सरकार जिम्मेवार है इस बात के लिए। यूरिया कोई नई बात नहीं है, अब की बार कोई खपत ज्यादा होगी हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं कोई रकबा बढ़ गया हो। बिल्कुल किसान विरोधी सरकारें हैं, कोई भी जो फैसला लेते हो किसान के विरोध में। भूमि अधिग्रहण का बिल 1894 का ही बदला था, इतनी क्या जल्दी थी? किसानों का जो हित में कुछ उसमें आए थे, बल्कि हम तो और भी उसको करवाना चाहे थे कि बेहतर हो। उसमें तो यह था कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, 2 फसली जमीन का। इन्होंने अध्यादेश जारी कराया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करना पड़ा बीच में।
अध्यादेश चोरी चप्पा अध्यादेश लिया है, जो किसानों के खिलाफ लेके उसको कोई भी चाहे 3 फसली जमीन है चाहे 2 फसली जमीन है उसको ये खरीद देंगे, किसानों को बता नहीं रहे मुआवजा कितना देंगे। तो ये काफी किसान विरोधी है जो हालत हो रही है। पिटाई जो हुई, बहुत बुरी पिटाई हुई है किसान की। 2-2 हजार रुपये क्विंटल रेट में धान के में कितना फर्क आ गया। ठीक है, कपास इन्होंने नहीं खरीदी, 8,000 बिक के 4,000 कपास बिकने लग रही। बाजरे का 1200 का भाव था, किसान 1000 में 1100 में ट्रैली मांडा गामा में बेचता। बिल्कुल ये झूठी बात है, ये केवल राजनीति कर रहे किसान का नाम लेके। ठीक है, जिससे बात नहीं बनती। ठीक है, यानी कि आपका कहना है कि आपकी जो दिक्कतें हैं वो लगातार बरकरार है। मिर्जापुर साहब से जवाब ले लेते हैं। मिर्जापुर साहब, आपने कहा कि खाद की कमी नहीं है, किसान नेता हमारे साथ बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि खाद की वजह से क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। और एक बात आपने और कही थी, मौसम की मार। मौसम की मार कोई पहली बार नहीं है, मौसम तो बार बार करवट लेता है, बहुत बार ऐसे मौके आते हैं। बिल्कुल ही मतलब किसान विरोधी नीतियां हैं। नहीं, देखिए जैसे मैंने बताया कि पिछले सीजन के बजाय 1.5 गुना खाद जो है इस सीजन में हरियाणा प्रदेश में आ गया है। और इसी की और ये वजह यही है कि लाइनें आज लग रही हैं, क्यों अचानक डिमांड बढ़ी है। जहां प्रदेश में फसल जो गेहूं की बिजाई है, जहां कपास के क्षेत्र में वो बड़ी लेट बीजी जाती है, ऐसे ही बासमती के जो एरिया है उसमें लेट बिजाई होती है। तो इस बार बरसात होने की वजह से वो सारे का सारा सबको एक साथ खाद की दिक्कत आई, एक साथ ही खाद की जरूरत पड़ गई। उसी वजह से वो थोड़ा सा असंतुलन और कुछ इसकी वजह जो हमारे मिर्जापुर जी, ये कृषि विशेषज्ञों का भी मानना है कि दिसंबर का महीना एक ऐसा महीना होता है जो कि सबसे माकूल होता है फसल की बुआई के लिए, इसलिए उस सीजन में खाद की जो जरूरत है वो ज्यादा होती है। आपकी सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो वक्त पर मुहैया कराई जाए। और खाद एक मसला नहीं, अभी तो हाल फिलहाल में हो हल्ला, माफ कीजिए, भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर भी हुआ जिसमें कि किसान पूरी तरह से नाराज है। तो किसान तो नाराज है मौजूदा सरकार से, और आपका ही किया वादा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स लागू करवाने का, देखिए एक कदम आगे नहीं बढ़ा है। तो नाराजगी जायज है, विपक्ष का हल्ला करना जायज है। देखिए, जहां ये सारे की सारी जो दिक्कतें हैं, वो यूरिया की भी जो दिक्कत है वो पिछली सरकार की पैदा की हुई दिक्कत है। जहां पिछले अक्टूबर में जहां डंप होना चाहिए था, खाद का स्टॉक होना चाहिए था, पिछले साल की डिमांड के अनुसार होना चाहिए था। पिछले साल 1,35,000 मीट्रिक टन अक्टूबर में हमारे पास था प्रदेश के पास, और केवल जहां तो खाद समय पर मंगवाया नहीं लोगों ने। आपने फिर से अब जो पूरी जो बात है वो पिछली सरकार पर डाल दिया, उनसे जवाब ले लेते हैं। मिर्जापुर साहब, आपके पास लौटते हैं। मान साहब, बात फिर से वही आ गई कि जो सारी गलती है वो पिछली सरकार की है। ऐसा है कि 2 बातें आई हैं, और यदि तसल्ली से बात सुनी जाएगी तो इन दोनों बातों का जवाब है कांग्रेस के पास जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक अच्छी बात नहीं कही जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के किसान भी इस बात को पसंद करेंगे कि एक ऐसी सरकार जिसने बहुत कुछ किया हो और एक ऐसी सरकार केवल बातों के पकौड़े उतार करके और अपना पल्ला झाड़ रही हो, और उन दोनों को एक बराबर के पलड़े में रख दिया जाए। मैं पहले यूरिया खाद पे एक स्थिति स्पष्ट कर दूं, और यदि मैं कहीं गलत बयानी करता हूं तो मैं ये चुनौती स्वीकार करने को भी तैयार हूं। मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश का नेतृत्व है और सरकार है वो क्यों सच्चाई को स्वीकार करने में हिचक रही है। अक्टूबर महीने में जो पिछली सरकार की यानी हुड्डा सरकार की कोशिशों से हरियाणा का जो कोटा तय था 1,25,000 मैट्रिक टन, वो ज्यों का त्यों पूरा आया। 26 अक्टूबर को नई सरकार गठित हुई हरियाणा में, और नवंबर में और अक्टूबर के आखिरी में कोरबा जिसको कहते हैं, यानी पहली सिंचाई जिसको फसल को, रबी की फसल को जरूरत है खास करके गेहूं की, वो शुरू होती है। तो हरियाणा का जो कोटा था वो 2,65,000 मैट्रिक टन था, और वहां हरियाणा को केवल सप्लाई सेंटर में सरकार एनडीए की थी। हरियाणा में सरकार आ चुकी थी भारतीय जनता पार्टी की, और वो 1,90,000 मीट्रिक टन खाद हरियाणा को मिली। इसका मतलब 75,000 मैट्रिक टन सरकार पे आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, वो कम सप्लाई हुई जो हरियाणा का कोटा था। उसके बाद में दिसंबर में 3,30,000 मैट्रिक टन का कोटा हरियाणा के लिए तय था। और यदि हमने ये बात जब इन्होंने पहले भी उठाई थी, उसका जवाब भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने भी दिया था,
और पूरा हरियाणा जानता है कि यदि 3,30,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन के हिसाब से 11,000 मीट्रिक टन आनी चाहिए थी, लेकिन 17 अक्टूबर तक केवल 1,40,000 मीट्रिक टन खाद आई। इसका मतलब 47,000 मीट्रिक टन दिसंबर में भी कम आई। तो 1,22,000 मीट्रिक टन, जिसके 25 लाख और 40,000 बैग बनते हैं, वो कम सप्लाई होगी तो हाहाकार क्यों नहीं मचेगा? किसान ने कोई गलती थोड़ी की, वो उसको जरूरत थी, उस वक्त उसको यूरिया मिला नहीं। उसका बात कहते हैं कि हमने आज बयान आया और कृषि मंत्री ने कहा कि 14 लाख बैग हैं वो अतिरिक्त और आए हैं। यदि उनकी बात को सच भी मान लें तो 25,40,000 जो बकाया थे उनमें से 14,000 आ गए, तो 10 लाख बैग तो आज की दिन भी कम आए हुए हैं हरियाणा का जो कोटा तय था। तो इसलिए ये दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय विपक्षी दलों के होने के नाते कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है जी। रणसिंह मान जी, ये बात आप जो अपनी बात रख रहे हैं वो दुरुस्त हो सकती है। आपसे ही मेरा अगला सवाल भी है, माफ कीजिए बीच में रोक रही थी, वो क्या कमियां रही रणसिंह मान जी, या वो क्या आप देख रहे हैं मौजूदा सरकार से कि आप लोगों को एक अभियान का जिक्र करना पड़ा, और क्या कुछ रणनीति? मंत्रियों में अहंकार का टकराव होता रहा, पोजीशन सरकार में लेने का टकराव होता रहा। इनको नहीं ध्यान था कि इस बार कपास की खेती नष्ट होने के कारण, कमजोर पड़ने के कारण बहुत से किसानों ने कपास की खेती की जगह कुछ गेहूं की बिजाई भी अतिरिक्त कर दी। उसके लिए अतिरिक्त मांग करनी चाहिए थी, वो आज तक भी ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और अब खुद मुख्यमंत्री ने, मैं नहीं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री को एक चिट्ठी लिखी जिसमें बाकायदा उन्होंने ये कहा कि हरियाणा का जो कोटा तय है उससे कम खाद मिली वो हमको मिलनी चाहिए। कृषि मंत्री कुछ कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, और केंद्रीय उर्वरक मंत्री ये कह रहे हैं कि आपका जो मैनेजमेंट है, जो वितरण प्रणाली है, उसकी खामियां दूर कीजिए। तो हम किसकी बात को सच माने? अब रही बात बासमती की, बासमती की बात का भी अब ये इसके ऊपर भी गलत बयानी हो रही है। दरअसल हकीकत क्या है कि बासमती जो है एमएसपी कवर नहीं करता, ये ओपन मार्केट में जो एक्सपोर्टर हैं वो खरीदते हैं। दिक्कत आई उसका भी पता है इनको भी, लेकिन यदि नहीं पता है तो भी मैं बता देता हूं कि ईरान में जहां बहुत सारा बासमती जाता था, हरियाणा के बासमती की धाक थी, उन्होंने अपनी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से क्या हुआ कि एक्सपोर्टर पीछे हो गया, और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिबेट देता है। इस साल कोई रिबेट नहीं दी, एनडीए की सरकार आ चुकी थी, ये ध्यान करना एनडीए सरकार का काम था। उसके बाद यदि कोई भी देश, यदि इंपोर्ट पॉलिसी की वजह से कोई भी, चाहे जिन्स हो चाहे कोई उत्पाद हो, उसमें यदि कोई दिक्कत आती है तो उस देश से बात करने का फर्ज बनता था। एनडीए सरकार वहां फेल हुई, कोई बातचीत नहीं की गई इंडिया से। यदि कोई देश सहमत नहीं होता है या दोनों देशों के बीच में कोई सहमति नहीं बन पाती है, तो एक रास्ता है, और वो पूरी दुनिया के देश हैं उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं उस मंच का, वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। शिकायत कोई भी सरकार वहां अपनी शिकायत कर सकती है, अपना पक्ष रख सकती है। सरकार वहां भी फेल हुई, तो सब जगह सरकार की फेल्योर है और लांछन दूसरों पर लगाते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यही कहूंगा। मान साहब, सवाल यह है कि जिस मुहिम का जिक्र किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, वो हाल ही में क्यों उसकी जरूरत दिखाई दी है? किसान तो बहुत समय से परेशान है ना। जरूरत यह है कि सरकार नई बनी थी, हर कोई ये कहता कि इन्होंने कोई खीज होगी, सरकार सत्ता से हट गए इसलिए उकसाने का काम कर रहे हैं, ये नहीं चाहती। हम एक जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी हैं। किसान के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने इतना कुछ किया है, यदि वो परेशान है, दिक्कत में है, तो एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के रूप में फर्ज था। हम किसान को लावारिस नहीं छोड़ सकते, मुसीबत के समय में उसका साथ देना हमारा फर्ज है। और चाहे दूसरे मेरे दोस्त यदि वो कहीं सरकार से कहीं कोई किसी को मोह हो, वो अलग बात है। किसान निश्चित रूप से दुखी है और कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री ठीक है, बिल्कुल जो विपक्ष है वो कहता है कि वो किसानों के लिए आवाज उठाएगा, जो पक्ष है उसका कहना है कि किसानों के लिए बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है वो सबके सामने है। किसान परेशान है फिलहाल, तो ये सच्चाई है। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सच्चाई तो यही है कि अभी जो किसानों की परेशानी है वो कम नहीं हुई है, किसान लगातार परेशान है और उनकी जो
परेशानी है वो लगातार बनी हुई है, जो जरूरत है उसके हल की है। बिल्कुल, और कुछ कुल मिला के कहा जा सकता है कि कृषि प्रधान ये जो प्रदेश है इसमें किसानों को लेकर राजनीति होती रही है और हो भी रही है, और कहीं ना कहीं सियासत से ज्यादा कुछ नहीं है। बात कर लेते हैं हमारे डेली पोल की। कल हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक जायज है। सिर्फ 1% लोगों का जवाब हाँ है, जबकि 99% लोग इस बात से सहमत नहीं है और उनका जवाब ना है। और हमारा आज का सवाल है कि क्या किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक दल सियासत कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो FH_Y टाइप करें, और अगर आपका जवाब ना में है तो FH_N टाइप करें और इसे भेज दें 58888 पर। देश में किसान बचाओ अभियान चलना चाहिए। 10 साल का समय उनके पास था, अपनी रिपोर्ट भी इंप्लीमेंट नहीं करा पाया। हरियाणा सरकार द्वारा मान्य अफोर्डेबल हाउसिंग CHD करनाल होम्स के लिए उमड़ी भारी भीड़। हाँ गीता बताएं। यहाँ सुबह से ही भारी भीड़ लगी हुई है और आवेदन की आखिरी तारीख 9 फरवरी होने के कारण ये भीड़ बढ़ती जा रही है। तो दर्शकों, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लिया है तो जल्दी करें। TPL होम्स लेकर आए हैं गुड़गांव एक्सटेंशन में कासा रोमाना, आपके सपनों का घर। अरावली हिल्स की खूबसूरती और हरियाली से संपूर्ण रोमन स्टाइल पर आधारित आलीशान घर, जो देंगे जीवन भर 50% तक बिजली में बचत। आज ही बुक करें सिर्फ 99,000 में और लाभ उठाएं अत्याधुनिक एवं विश्व स्तरीय सुविधाओं का। Do you want to grow your printing and packaging business? Welcome to Print Pack India, 11 to 15 February, Greater Noida. और इसीलिए मेरे बाल दिखे हमेशा शाइनी एंड ब्यूटीफुल, थैंक्स टू रिलाई हेयर ऑयल। रिलाई हेयर ऑयल बढ़िया ही नहीं, सबसे अच्छा। अगर आपसे मिस हो गया है DDA और हुडा हाउसिंग स्कीम तो निराश ना हो, क्योंकि आपके पास है एक और मौका अपना घर लेने का। हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत आई है गुड़गांव के नजदीक कृष्णा हाउसिंग स्कीम 2014। 1 और 2 BHK फ्लैट्स सिर्फ 15,24,000 से शुरू। रजिस्ट्रेशन 30 जनवरी तक। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आज ही www.raheja.com पर जाएं या SMS करें रहेजा और भेज दें 56677 पर। एप्लीकेशन फॉर्म चुनिंदा बैंकों में उपलब्ध। 2 महीने का हो गया, ख्याल रखो अपना। नाम सोचा? सोचना क्या है, राजा बेटा है तो नाम भी राजा ही होगा। राजा। और अगर बेटी हुई तो? बिल्कुल नहीं, ना कट जाएगी पूरे खानदान में। भैया को भी बेटा ही हुआ है, खानदान में इज्जत रखनी है। बेटी हुई तो देख लूंगा क्या करना है। ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं। बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। औरत की आन बान शान में हमारी बेटियों का भी योगदान है। और इसीलिए मेरे बाल दिखे हमेशा शाइनी एंड ब्यूटीफुल, थैंक्स टू रिलाई हेयर ऑयल। रिलाई हेयर ऑयल बढ़िया ही नहीं, सबसे अच्छा। बात हरियाणा की, बात मारे शाणिया की, बात मारे याना की, कुश्ती खेल कबड्डी की, दूध दही के खानिया की, सबके हक अधिकार की, राजनीति के खाड़ियां की। बात हरियाणा की, फोकस हरियाणा, अपनी खबर अपना सरोकार। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक है दी डेस्टिनेशन डिवाइन सिटी, GT रोड, कन्नौर, सोनीपत, हरियाणा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आज सुबह 10 बजे पहुंचेंगे भारत। राजघाट में महात्मा गांधी की प्रतिमा को देंगे श्रद्धांजलि। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। हरियाणा कांग्रेस की बैठक आज तीसरे और आखिरी दिन। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, किरण चौधरी और सह प्रभारी आशा हुड्डा रहेगी मौजूद। 1:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतदाता दिवस पर आयोजित किए जाएंगे जिला स्तरीय कार्यक्रम। करनाल में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी और मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत वालगत करेंगे शिरकत।
मतदाता दिवस पर अध्यापकों की छुट्टी रद्द करने का विरोध करेगा सर्व कर्मचारी संघ। सरकार के आदेशों के खिलाफ स्कूल जाने का बहिष्कार करेंगे अध्यापक।